दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 ईस्वी तक चला जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा विद्रोह हर एक पहलू पे हम लोग चर्चा करेंगे ताकि बीपीएससी मेंस में किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे आपके छूटने की बात नहीं है। तो आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग भूमिका पे चर्चा करेंगे। इसके बाद बिरसा मुंडा विद्रोह का क्या मुख्य कारण रहा था उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आखिर बिरसा मुंडा विद्रोह का उद्देश्य क्या था उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसका विस्तार कैसे कैसे हुआ, फिर हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह का परिणाम। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, निष्कर्ष ये आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बिरसा मुंडा विद्रोह की एक छोटी सी भूमिका देखते हैं। भूमिका ही किसी भी आंसर राइटिंग के लिए आईना प्रस्तुत करता है। तो जनजातीय विद्रोह में सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चला, जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, यह आंदोलन औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से उत्पन्न बदलाव के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल छोटी सी भूमिका हो गई जो आंसर को और प्रभावकारी बनाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह का क्या मुख्य कारण था। तो सबसे पहले तो देखिएगा आप लोग, हिंदू पुरोहितों का जमींदार की तरह पेश आना। ठीक है, हिंदू पुरोहितों का जमींदार की तरह पेश आने से जो उपजा असंतोष था उसका ही प्रभाव बिरसा मुंडा विद्रोह था। क्योंकि इस समय हुआ क्या था कि मुंडाओं द्वारा हिंदू पुरोहितों को भूमि दान दी गई थी, किंतु ये स्वयं अपने आप को जमींदार समझने लगे। फलस्वरूप मुंडाओं में एक आंतरिक असंतोष का जन्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भू राजस्व की व्यवस्था। भू राजस्व के जो व्यवस्था था, जनजातीय में एक खुटकुटी व्यवस्था चला आ रहा था। ठीक है, यह व्यवस्था भू स्वामित्व से संबंधित था। अपने अपने जनजातियों की एक भू स्वामित्व थी और भूमि पर निजी उनका नियंत्रण होता था, किंतु इस व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त कर यहां निजी भू स्वामित्व की धारणा लाई। ठीक है, इस भू राजस्व में भी उसको ब्रिटिश की वृद्धि हुई और जनजातीय किसानों पर लगान भी बढ़ा दिया गया, जिसके कारण क्या हो गया कि जनजातीय जो किसान थे वो महाजनों, सूदखोरों और साहूकारों पर उनका निर्भरता बढ़ने लगी। ठीक है, क्योंकि उस समय उतना आमदनी होती नहीं थी और आमदनी होती नहीं थी तो इनका लगान तो देना ही है। तो लगान देने के फलस्वरूप इनकी निर्भरता महाजनों, साहूकारों और सूदखोरों पर निर्भर हो जाना पड़ा। धीरे धीरे अपनी जमीन गिरवी रखने लगे और धीरे धीरे उनकी जमीन पर साहूकारों, महाजनों और जमींदारों का कब्जा होने लगा और जो आदिवासी या जनजातीय लोग थे इनको जमीन से बेदखल कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे जमींदारी एवं महाजनी शोषण। जमींदारी एवं महाजनी शोषण भी मुख्य था। इस शोषण में जो औपनिवेशिक प्रशासन ने जनजातियों की सहायता करने के बजाय क्या किया है कि महाजनों, सूदखोरों और साहूकारों की ही सहायता करने लगे। ठीक है, इसी समय देखिएगा कि 1806 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जमींदारों को पुलिस के सारे अधिकार दे दिए गए। पुलिस के सारे अधिकार दे दिए गए जमींदारों को, क्योंकि ब्रिटिश ने क्या किया कि इनमें जो खुटकुटी प्रथा थी, एक स्वाभाविक लगान था। लगान वहां पे इनके सरदारों द्वारा लिया जाता। सरदारों को ही एक जमींदार की भूमिका दे दी गई और वही जमींदार को पुलिस का सारे अधिकार दे दिए गए और वही जमींदार फिर इन लोग से टैक्स वसूलने लगे। तो यहाँ बहुत सारा लोचा होने लगा। ठीक है, फलस्वरूप क्या हुआ
कि मुंडाओं ने या कह सकते हैं जनजातियों ने ब्रिटिश मिशनरियों के पास सहायता के लिए गए, किंतु ब्रिटिश मिशनरियों से इनको सहायता के लिए आश्वासन भी मिला, किंतु बाद में ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा सहायता नहीं दिया गया और इन लोगों के धर्म परिवर्तन भी ईसाई में कर दिया गया, जिसके कारण एक तो मिशनरियों द्वारा सहायता भी नहीं किया गया और इन लोगों को धर्म परिवर्तन भी कर दिया गया, इसलिए इन लोग में व्यापक असंतोष उभरा। नेक्स्ट देखेंगे ब्रिटिश दमनकारी रवैया। ब्रिटिश दमनकारी रवैया, फिर इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि मुंडाओं में जब विद्रोह एक तो साहूकारों, महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ हुआ और दूसरी तरफ ब्रिटिश मिशनरियों की तरफ ही इनका विद्रोह होने लगा, जिसके कारण ब्रिटिश दमनकारी रवैया एक अपना दिया गया, जिसके कारण जो भी इनके मन में दबा हुआ असंतोष था वो असंतोष ऊपर आ गया और एक कह सकते हैं हम लोग कि मुंडाओं का विद्रोह इसी समय फला और पनपा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसी समय देखेंगे कि मुंडाओं में एक 20 साल के बिरसा मुंडा विद्रोह थे, वही मुंडाओं का नेतृत्व संभाला और उन्हीं का कहना था कि हमको ईश्वर ने भेजा है मुंडाओं का जो भी समस्या उसको समाधान के लिए। ठीक है, तो अब उद्देश्य हम लोग देखते हैं कि उद्देश्य आखिर बिरसा मुंडा विद्रोह जो था उसका उद्देश्य क्या था, क्या ये चाहते थे। सबसे पहले तो दिकुओं द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी। दिकुओं यानी गैर जनजाति को इन लोग दिकु बोलते थे, तो गैर जनजातियों द्वारा हथियाए गए भूमि की वापसी इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारियों एवं ईसाई मिशनरियों के साथ गैर आदिवासी को बाहर करना ताकि औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिल सके। ठीक है, अंग्रेजी राज की समाप्ति और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट देखेंगे एकेश्वरवाद का संदेश। मुंडा द्वारा यानी बिरसा मुंडा द्वारा एकेश्वरवाद का संदेश दिया गया। ठीक है, आत्म शुद्धिकरण इसका मेन उद्देश्य था, हम लोग देख लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग विस्तार देखेंगे कि मुंडा विद्रोह कैसे कैसे विस्तार हुआ, विस्तार हम लोग देखेंगे और इसमें साहूकारों, मिशनरियों एवं बाहरी लोगों पर आक्रमण भी इस समय किया गया था, तो हम लोग विस्तार मुख्य रूप से देखेंगे। इसी समय हम लोग देखेंगे कि मुंडा का 20 साल का एक तरह बिरसा मुंडा का उदय हुआ और इन्हीं के द्वारा एक मुंडाओं में ये जो भी जनजातीय दबे कुचले थे और एक तरह से समझ सकते हैं डरे हुए रहते, तो उनमें एक आक्रोश पैदा किया इन्होंने और बोला कि हमें ईश्वर ने भेजा है, हमें ब्रिटिश और मिशनरी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, बाहर साहूकारों कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ही नारा दिया कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग, रारी यानी रानी कटोंग कटोंग, एक नारा दिया। बिरसा मुंडा ने ये नारा देकर उसके जनजातीय में एक आक्रोश पैदा किया। ठीक है, तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म और ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो भी इनके मन में मतभेद था, वो मतभेद के कारण ही ये मुंडा विद्रोह हुआ। और मुंडा विद्रोह एक जनजातीय में हम कह सकते हैं कि बहुत ही सशक्त और एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही औपनिवेशिक शासन के खिलाफ ही ये आंदोलन लड़ा गया। ठीक है, आदिवासी परिवार में चिंता का एक वातावरण था, यही चिंता के वातावरण में बिरसा मुंडा का जन्म हो गया। बिरसा मुंडा एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था। ठीक है, एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया एक इसके ही संरक्षण में और इसके ही निगरानी में जनजातीय ने आंदोलन किया। बिरसा मुंडा जो वैष्णव धर्म के अनुयायी एक मुनि जो थे आनंद पांडे, वैष्णव धर्म के अनुयायी मुनि आनंद पांडे के साथ रहने लगा। उसने घोषणा की कि मुंडा जनजाति को बाहरी तत्वों से मुक्ति दिलाने तथा उसके उत्थान के लिए भगवान ने उसे भेजा है, यानी अपने आप को भगवान का दूत बिरसा मुंडा ने घोषित किया। उसके व्याख्यानों में
यहाँ तक पड़ा हुआ था कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म एवं मुंडा जनजाति तीनों का मिश्रण था। उसने मुंडा लोगों को जड़ परंपराओं की जो रीति रिवाज था, यानी जो जनजातीय जड़ परंपराएं थी, उस रीति रिवाजों को तिलांजलि यानी उसको त्याग कर करके ईश्वर में विश्वास करने की एक बात समझाए, और उसे पशु बलि प्रथा का भी उन्होंने विरोध किया। मिशनरियों की ही भांति बिरसा ने एक प्रार्थना सभाओं की स्थापना जगह जगह की। वही प्रार्थना सभाओं में जगह जगह लोगों को, यानी जनजातीय लोगों को उत्साह बढ़ाया, और वही उत्साह का परिणाम था कि ये आंदोलन चला। ठीक है, बिरसा मुंडा अपने भाषण में हर एक जगह कहता था, लौकिक शस्त्र उन्हें नहीं मार सकती, यानी ईश्वर का वो दूत था, उन्हें नहीं मार सकती। बिरसा ने नैतिक आचरण, ठीक है, नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्मविश्वास एवं एकेश्वरवाद का भी उपदेश दिया। उसने अनेक देवी देवताओं, यानी अनेक देवी देवताओं को बोंगा कहा जाता था, बोंगा को छोड़कर एक ईश्वर सिंह बोंगा की अवधारणा का आदेश दिया। ठीक है, उसने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में पुनः एक आदर्श स्थापित हो जाएगा। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को भी अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगान नहीं देने के लिए बोला। तो उस समय कह सकते हैं कि अपने अनुयायी जो थे बिरसा मुंडा के, उनको उस समय लगान नहीं देने को कहा। ठीक है, सन 1895 तक आते आते, ठीक है, अथक प्रयास किया इन्होंने और 6000 समर्थित मुंडाओं का एक दल तैयार किया, और यही दल तैयार करने के फलस्वरूप क्या होगा, बिरसा मुंडो जो मुंडा आंदोलन था वो रूप पकड़ा, और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया इसी के फलस्वरूप। फिर 1898 ईस्वी में इन्हें कैद से मुक्ति मिल गए, किंतु कैद से मुक्ति मिलने के बावजूद भी इन्होंने अपनी रणनीति और अपना जो ब्रिटिश थे उनसे आजाद होने के लिए अपने छोड़े नहीं। फिर भी उन्होंने 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन मुंडाओं का एक व्यापक हिंसा हुआ। इस हिंसा में नारा लगा, कलयुग को खत्म कर सतयुग लाएंगे। इस हिंसा में बाहरी लोगों, दिकुओं, गैर आदिवासी, अंग्रेजों, ब्रिटिश सभी को मार भगाया इन्होंने, और मार भगाने की इन लोग शपथ लिया। ठीक है, दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी। अब यही नारा दिया इन्होंने कि दिकुओं से लड़ाई होगी। 1901 ईस्वी तक आंदोलन चला। 1901 ईस्वी के बाद फिर पुनः बिरसा मुंडा गिरफ्तार हुए और इनकी फिर मृत्यु हो गई, जिसके कारण बिरसा मुंडा जो विद्रोह था वो लगभग समाप्त प्राय हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा विद्रोह का आखिर परिणाम क्या रहा। परिणाम भी इसका बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही प्रभावकारी रहा। इसका परिणाम एक तरह से सकारात्मक ही परिणाम रहा। हालांकि यह विद्रोह दबा दिया गया और कोई एक कुशल नेतृत्व रहने के बावजूद भी एक जनजातीय तक ही सीमित थी ये आंदोलन, जिसके कारण इसका परिणाम जो था, परिणाम भी व्यापक रहा और आने वाला समय के लिए यह एक समझ सकते हैं कि उत्तेजना का काम किया। ठीक है, परिणाम हम लोग देखते हैं। 1903 में ईस्वी में काश्तकारी संशोधन अधिनियम द्वारा खुदकुशी व्यवस्था जो था उसको कानूनी मान्यता प्राप्त किया गया, यानी आदिवासियों और जनजातियों का जो खुदकुशी व्यवस्था थी उसे कानूनी मान्यता मिली। फिर 1905 ईस्वी में खुट्टी को और 1908 ईस्वी में गुमला को अनुमंडल बनाया गया। इसके बाद देखेंगे 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया। फिर जनजातियों में एक जागरूकता आई और लास्ट में देखेंगे बेगारी से मुक्ति मिला मुंडाओं को। तो इस तरह से हम लोग मुंडा विद्रोह देखें, लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। हालांकि यह विद्रोह को कुचल दिया गया, लेकिन आने वाले जनजातीय विद्रोह के लिए एक आइनक साबित होता है। आने वाला जनजातीय विद्रोह इससे सीख लेते हैं। यह आने वाला जनजातीय विद्रोह के लिए बहुत ही सशक्त परिणाम लेकर के आया और लोग इससे शिक्षा लेने लगे। ठीक है दोस्तों,
यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।